दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभी के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज मधु किशोर जी से बातचीत का दूसरा एपिसोड होगा। पहला वाला जो था वो आप सबने बहुत प्यार से देखा है और बहुत सारे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है अपनी कमेंट के जरिए, जो हमें बड़ा अच्छा लगा। जैसे हमने पहले एपिसोड में बड़ी ब्रीफ में ये बताने की कोशिश की थी कि हम इनसे बातचीत करने के लिए बैठे हैं और बातचीत में जो जो सवाल हमारे मन में है और कुछ आपके भी लेंगे, जो कुछ मुझे लगे हैं कि ये लेने लायक हैं बिल्कुल, तो सवाल हम उनसे पूछने जा रहे हैं, पर बातचीत के फॉर्म में, है ना? वो जो तनातनी देखते हैं आप, वो टीवी स्टूडियो में, ये सब यहाँ पे नहीं होता, आप सब जानते हैं। यहाँ बैठ के बात होती है। असहमति हो उनके विचारों से, मेरी हर अनेक जगह पे असहमति हो सकती है, लेकिन वो उसकी जगह है। उनको जो कहना है वो भी तो हम लोगों को सुनना पड़ेगा ना। तो वो जो कहना चाहती है वो हम सुनेंगे, जहाँ पे हम सहमत नहीं है वो असहमति जताएंगे। और इनकी जो ये यात्रा है पूरी, जिसको लेकर अभी तो खैर चर्चा या विवाद तो अब शुरू हुआ, लेकिन उनका जो पूरा एक मोदी एरा की जो मतलब मोदी एरा इन द सेंस, जब वो मुख्यमंत्री थे तब से लेके प्रधानमंत्री बने तब तक का जो एरा और उसमें उनकी जो यात्रा थी और उसके बाद की, उस पर हम समझने की, जानने की, उनके स्टैंड को लेकर कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको जोड़ रहा हूँ, ज्यादा वक्त में जो है जाया नहीं करूंगा। मेरे साथ मधु जी उपस्थित हो चुकी हैं। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मधु जी। पहला वाला कार्यक्रम जो है दर्शकों को काफी वो बातचीत अच्छी लगी है और आपने भी शायद नोट किया होगा, बहुत सारी कमेंट्स है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है दर्शकों का। और जी, वो मैंने देखा। जी जी। अब आज का और बातचीत का आपका सिलसिला शुरू। बहुत धन्यवाद कि आप वेल इन्फॉर्म्ड सवाल पूछते हैं। तंगा जाती हूँ जब जर्नलिस्ट वो ही रटे रटाए सड़े बुझे सवाल पूछते हैं और कोई होमवर्क नहीं किया होता, कुछ पढ़ा नहीं होता, कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन आप विशिष्ट हैं, तो इसलिए आपसे बात करने का मुझे भी आनंद है। नहीं सर, मैं मधु जी, मैं वही हूँ जो एक आम पत्रकार को अपने होना काम चाहिए। के लिए तैयार होना चाहिए, उसमें विशेष तो कुछ नहीं है। अब मैं ये अपने हिसाब से ये नम्रता से कहूंगा कि मैं उतना ही कर पा रहा हूँ जितना एक पत्रकार को अपनी तैयारी में करना चाहिए। हाँ, पर तो प्रेस्टिट्यूट्स के युग में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई छोटी बात थोड़ी है। मैं, चलिए, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अब आज की बातचीत का सिलसिला शुरू करें हम लोग, है ना? अब वहां रुके थे हम और हमने जहां एंड किया था पहला एपिसोड। मधु जी, मेरे मन में एक बहुत जिज्ञासा है, बड़ी क्यूरियोसिटी है। वो ये, मैं आपके पुराने वीडियोस भी देख रहा था, मैं पहले भी देखे थे, फिर उसके बाद फिर से देखे। आई रिविजिटेड सम ऑफ योर इंटरव्यूज, सम ऑफ योर आई मीन वन डिस्कशन, और मे बी आई थिंक यू एंड राजदीप एंड सम फ्यू अदर्स, आप सब लोग जो है कहीं इंडियन एक्सप्रेस का कोई कार्यक्रम था, वहां पे आप लोग बैठे थे। वहां पे आपने जो राजदीप सरदेसाई को एक अपना अपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, नताड़ा। वो आपने, हाँ मतलब वो सीनियर है हमारे, तो उनको मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन आपने क्लास ली थी उनकी, वो देखा मैंने। उसके बाद मैंने मधु जी के साथ आपके जो पुराने इंटरव्यूज थे वो भी रिविजिट किए, और भी कुछ जहां जहां मुझे देखने को मिला। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, because I knew that, because I've been doing active journalism since so many years, so I knew के उस समय क्या क्या हुआ था, but I wanted to refresh my memory and I wanted to revisit। तो फिर वो जिज्ञासा मेरी और प्रबल और दृढ़ हो गई कि मधु जी, जहां पे आपने एक जगह पे इस्तेमाल किया है कि एक शब्द है इसमें कि, और मैं अगर इसको ठीक से याद कर पाऊं उस शब्द को तो अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये होता था कि आप, मोदी की जो छवि खराब की गई थी, उस छवि को, क्योंकि वो झूठ पर और फेक न्यूज पर और नैरेटिव्स पर जो है खराब की गई थी, ये आप कह रही हैं उस समय, और क्योंकि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है और आपने कहा कि मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, और मुझे ये समझ में आना बहुत जरूरी है आपसे पूछना, ऐसा क्या था that force you, that driven you
टू बी इन सपोर्ट ऑफ मोदी के सपोर्ट में आने की मतलब क्या वो फोर्स थी या क्या वो ड्राइव थी जिसके चलते आपको ये करना पड़ा? ऐसा क्या कारण था? देखिए, सच तो ये है कि मोदी से मेरा ना कोई रिश्ता था, ना रिश्ता बनाने की कोई इच्छा या चाह थी। जी। भाजपा से भी मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा और मैंने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया। वैसे तो मैं वोट ही नहीं देती क्योंकि मुझे चुनावी राजनीति से बड़ी चिढ़ और नफरत है और भाजपा को तो देने का कभी सवाल ही नहीं उठा था। अब जी। मोदी मोदी से कोई लेन-देन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, भाजपा से नहीं। हा हालाँकि मैं हमेशा अगर मान लो कोई माओइस्ट भी है ऑर्गेनाइज़ेशन, मुझे बहुत सम्मान के साथ अपने सम्मेलन में बुलाती है बोलने को, या कोई इस्लामी है संगठन वो बुलाते हैं, या खालिस्तानी है, या कांग्रेस पार्टी के हैं नेता, या कोई भी भाजपा या आरएसएस के भी। वैसे जो मेरे जैसे लोग हैं वो भाजपा जिस सर्कल में मैं पली बड़ी तो वो तो भाजपा वाज अनटचेबल, यू नो, और आरएसएस का तो नाम भी लेना वाज लाइक सिंकिंग लो। पर मुझे ओके। क्योंकि हमेशा ये रहता था जो भी अंडरडॉग होता है ना, मैं उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति रखती हूँ कि इनके प्रति इतना हे भावना है लोगों में। और ये पहले जब मेरे स्टूडेंट डेज में, हाँ पूछिए। नहीं, पर अंडरडॉग सिर्फ यही एक क्वालिफिकेशन तो नहीं हो सकता ना कि अंडरडॉग है नहीं इसलिए नहीं नहीं आपको। नहीं, सुनिए, पूरी कहानी सुन लीजिए, पहले हाँ। पूरी कहानी सुनिए। हाँ। तो मुझे ये पता क्या लगता था इनके बारे में, इनसे बहुत दूर रही थी मैं हमेशा, लेकिन मुझे ये लगता था क्योंकि मैं इनकी राजनीति पहचानती नहीं थी और बहुत कुछ जानती नहीं थी इनके बारे में। सिर्फ जैसे बलराज मधोक जैसे व्यक्ति लगता था कि अच्छे इंटेग्रिटी वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, पर इनके पास पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम हैं। या शेषाद्री चारी जो ऑर्गेनाइजर के एडिटर होते थे, वो मुझसे बिना पूछे मानुषी के लेख छाप लेते थे ऑर्गेनाइजर में। तो मैंने एक दो बार फोन करके कहा कि अरे पूछ तो लिया करो। बोले नहीं, आप अपनी लगती हो तो इसलिए हम छाप लेते। चलो अच्छा। कोई नहीं, मतलब कोई पूछना भी नहीं और छाप लेना। तो मैंने सोचा शायद इन्हें वाकई जो मैं कह रही हूँ अच्छा लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। देवेंद्र स्वरूप जी मुझे एक दो बार जिस संस्था का, वो दीनदयाल उपाध्याय संस्था में मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाया था, एक या दो बार मैं वहाँ भी चली गई। जैसे मैं माउस के खालिस्तानियों के गुरुद्वारों में मैं गई हूँ, मैं कांग्रेस के कई फंक्शंस में उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ भी बोली हूँ। तो इस तरह मैं चले जाती थी, उससे ज़्यादा मेरा इनके साथ कोई संपर्क नहीं था और कभी सपोर्ट भी इनके प्रति नहीं थी। अब हुआ क्या कि 2002 से एक ऑर्केस्ट्रेटेड नैरेटिव शुरू हुआ, वो भी फॉरेन फंडेड एनजीओज द्वारा। अब शायद मैंने कल आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो अब बता रही हूँ कि फॉरेन फंडेड एनजीओज को मैं तहे दिल से नफरत करती हूँ, ये आपने कहा था जी। तहे दिल से, ठीक है। खैर और उस पर मुझे भी मेरे बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि हमें आज मतलब वो मेन जो ट्रैक है हमारा, हाँ आई थिंक, फिर कभी, हाँ, तो उसलिए मैं कभी अब मैं आराम से फिर बाद में आपको एक अलग से वो एपिसोड हाँ नहीं, बनाएंगे पर तो ये मैं। मोदी से जुड़ जाता है बात, एंड जी। में आके बाद में आके जुड़ती है उससे के साथ। जी। और मैंने सोचा था कि क्यों जुड़ती है, क्योंकि जब ये मोदी की बातें सुनी तो मुझे लगा ये फॉरेन फंडेड एनजीओज को तो देश से निकालेगा। वो मैं कहानी बताऊंगी बाद में। अच्छा, जी। तो क्योंकि मैं फॉरेन फंडेड एनजीओ से चिढ़ती थी और इन सब का इतिहास जानती थी, टीस्टा सेटलवाड, हर्ष मंदर, शबनम हाशमी, अरुंधति रॉय वगैरह वगैरह, जी। ये बहुत धूर्त लोग रहे हैं। और बहुत, इंदिरा जयसिंह हमारी मित्र थी किसी जमाने में, एज अ स्टूडेंट वी यूज्ड टू थिंक अरे इंदिरा जयसिंह तो गरीबों की वर्किंग क्लास की वकील है, बट नहीं, शी वाज वेरी सून वूड बाय ऑल दीज, आ जाइए चाय ले आइए, बाय ऑल दीज, धीमे बंद करना, हाँ,
foreign agencies and she turned into monstrosity. इसी प्रकार से, और हर इशू में जहाँ झूठ परोसा जाना होता है तो इनका इस्तेमाल खूब किया जाता है, फोर्ड फाउंडेशन द्वारा या जो भी जो एजेंडा चलना, क्योंकि ये मोदी के खिलाफ बहुत वर्षों तक करते रहे। अब मेरा ये एक प्रण रहा है जब से मैंने मानुषी शुरू की कि मैं कोशिश करूंगी कोई भी अहम मुद्दा है उसमें लिखने से पहले फर्स्ट हैंड मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे नहीं दिल्ली में बैठ के सारे देश का हालचाल पूछ लिया या उस पर जी। टिप्पणी कर दी, ये मैंने कोशिश की नहीं करना। और हालांकि हमारे पास, आप जैसे कहते हैं ना, धन की समस्या, हमने तो 800 रुपए से मानुषी शुरू की थी और मेरी तनख्वाह भी उन दिनों 750 रुपया महज हुआ करती थी प्रति माह, और हमारी जेब से ही मतलब सारा इकट्ठा किया पैसा, और 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए के डोनेशन से शुरुआत हुई। तो बहुत कम पैसों में भी था, फिर भी मैं कोशिश करती थी सेकंड क्लास की ट्रेन टिकट लेके चले जाओ, पर जाके देखो, करो और फिर कुछ बोलो। और दूसरी मेरी एक आदत है कि जब भी कहीं ज्यादती हो रही होती है ना तो मैं स्पॉन्टेनियसली कूद जाती हूँ। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स की जो मैंने 25 साल लड़ाई लड़ी, वो केवल इसलिए सड़क पे उन्हें पिटते देखा, घुस गई रोकने के लिए, फिल्म बनाई, पता किया ये क्यों इस तरह रोज उठाए जाते हैं, फिर कितनी घूस है, कितने करोड़ों रुपया हर साल ये देते हैं घूसखोरी में, वगैरह वगैरह। 25 साल तक कानून बदलवा के ही मैं दम लिया, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ी। किसी ने कहा नहीं था, किसी ने एक पैसा नहीं दिया था, सिर्फ अपने बलबूते पर। साइकिल रिक्शा पुलर्स के लिए भी इतनी लंबी लड़ाई और कानून बदलवा के ही दम लिया, वो कानून मैंने ही लिखे। मैं हर एक इस तरह के मुद्दे में सिर्फ अनायास घुस जाती हूँ। अब जैसे नट समाज के लोगों को पिटते हुए देखा, घुस गई, बचाया पुलिस से, फिर उनकी कहानियां सुनी, पूरा मैन्युस्क्रिप्ट लिख डाला, है ना। तो खाप पंचायतों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, क्योंकि मुझे वो फेक नैरेटिव लगा जो एक क्रिश्चियन एनजीओ चला रहा था उनके खिलाफ। अब उस पर भी पूरी किताब लिख डाली है, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या अनुभव रहा, बड़े तरह तरह के इस तरह। अब उस वक्त मैं गुजरात नहीं जा सकी, हालांकि बहुत से दंगों का मैंने अध्ययन किया था और मेरी रिपोर्ट्स बहुत सेलिब्रेटेड भी रही हैं, विशेषकर 1984 के दंगे की, या मेरठ मलियाना में कर्फ्यू के बीच में भी बिना जर्नलिस्ट पास के भी मैं चले जाती थी। बाय द वे, मैंने जर्नलिस्ट पास भी कभी नहीं बनाया, वो जो होता है ना आपका आई कार्ड जर्नलिज्म, क्योंकि मैं अपनी पहचान जर्नलिस्ट के रूप में चाहती ही नहीं थी। मैंने ये भी प्रण किया था कि मैं जर्नलिस्ट के रूप में पैसा नहीं कमाऊंगी, मेरी लेखनी तभी तक आज़ाद रहेगी जब मुझे इससे रोजी रोटी नहीं कमानी। तो मैंने अपना प्रोफेशन अलग रखा और अपना लेखन अलग रखा, और इसलिए कोई दबाव डाल नहीं सकता था। लेक्चरर के रूप में मैंने अपना करियर शुरू किया। अब 2001 में मेरी माँ का देहांत हुआ था और मैं उससे आज भी नहीं संभल पाई। That grief still is very live in me. Okay. और 2002 के जब दंगे हुए तो मैं उस हालत में नहीं थी उस वक्त कि मैं उठ के चल पड़ूं, और इतना बड़ा ये जो काम होता है दंगों को समझना हो, तो मैं दूर रही थी गुजरात से। पर ये जरूर था कि इतना नैरेटिव जो चल रहा था तो हमें लगा कि मासूमों के साथ अन्याय हुआ। फंड रेजिंग की कुछ एनजीओ आपके गुजरात के कर रहे थे, गुजरात ऑर्फन्स के लिए, वो जाहिर है केवल मुसलमानों के लिए, हिंदुओं को तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो उनके लिए मैंने फंड रेजिंग मानुषी के माध्यम से की, पर उससे ज्यादा कोई मेरा लेन देन नहीं था। पर ये जो 2002 से नैरेटिव चलता गया, और जो नैरेटिव का पार्ट मुझे सबसे ज्यादा अकरा वो ये था कि गुजराती हिंदू तो फासिस्ट हो गया है, और मोदी को भेजा ही गया बीजेपी हाई कमांड द्वारा गुजरात में कि इसको फासिज्म की लेबोरेटरी के रूप में तैयार करो और मुसलमानों का सफाया करो। ये नैरेटिव चलाते थे
टीस्टा सेटलवाड और ये सारे लेफ्टिस्ट, हाँ, हिंदुत्व फासिस्ट आइकॉन के रूप में। अच्छा, केवल मोदी को फासिस्ट कहा होता तो मैं परवाह नहीं करती, लेकिन क्योंकि पूरे गुजराती हिंदू समाज को फासिस्ट करके कहा तो मुझे ये अटपटा लगा। और इस मामले में मैं कुछ ज्यादा ओल्ड फैशन्ड हिंदूवादी उस तरह की नहीं हूँ जो भारत माता की जय करके नाराबाजी करते हैं, बट माई आइडेंटिटी एज अ हिंदू इज वेरी वेरी डियर टू मी। और इसी वजह से फेमिनिस्ट और लेफ्टिस्ट से कभी बनी नहीं। देश और धर्म के प्रति मेरी आस्था किसी ने सिखाया नहीं, बल्कि स्कूल और कॉलेज ने तो दूर ही किया इससे, एंटी हिंदू ही एजुकेशन मिली हमें। पर मेरा जो भी कारण से रहा होगा तो ये मुझे अखरता रहा। और जी पूछिए। तो मधु जी, इस पूरे आप जो ये पूरा एक लंबा एक घटनाक्रम का कालखंड कह रही हैं, क्या आपने उस दौरान 2002 के जो चुनाव हुए दंगों के बाद, आम चुनाव जो विधानसभा के हुए, उस चुनाव तक नरेंद्र मोदी साहब ने जो गुजरात गौरव यात्रा निकाली, उन यात्राओं में उनका क्या आपको एक भी भाषण सुनने का या उस बारे में जानने का कोई मौका नहीं मिला कि क्यों नहीं, इनकी छवि जो है? हाँ, ये इसलिए नहीं पूछ रहा मेरे हूँ। को नहीं मिला। हाँ, मैंने ध्यान तो नहीं आप दिया। मैंने या कहा ना आपने उस कि बारे में कभी जानकारी पाने की कोशिश की? आपने क्या ये जानकारी पाने की कोशिश की कि विधानसभा के पटल पर, सदन में, मोदी साहब की एक स्पीच है जो जो ऑन रिकॉर्ड है, आज भी है मेरे पास है, आपको चाहिए मैं आपको भेज सकता हूँ। वो स्पीच में उन्होंने कितनी नफरत की जो है वो बातें की है। क्या आपको ये बात का भी किसी ने बताया आपको, या आपने जानने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी साहब की वो जो छवि बनी, वो बनी नहीं थी, वो बनाने में मोदी साहब ने खुद जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि वो हिंदू हित रक्षक हैं और मुसलमानों के मुसलमानों की जान के दुश्मन है। ये छवि बनाने का, नैरेटिव सेट करने का जो पूरा आयोजन और प्रबंध जो था, वो मोदी साहब को और उनकी टीम के द्वारा था। और उसको अच्छा, फिर वो जो मैंने उस हाँ, वक्त कोई फॉलो अप नहीं किया उन्हें, और ये आपको बिल्कुल भी। लगता है कि आपको लगता है कि क्या आपको इस नहीं नहीं, बारे में बाद भी में तो करना किया चाहिए ना, था? बाद में तो किया। जी, अब बाद में किया ना, जब मैंने अध्ययन शुरू किया तो पुराने रिकॉर्ड खंगाले। ऐसा नहीं कि जाके बस मोदी से बात कर ली, इधर से बात कर ली, उधर से, पूरे जी, रिकॉर्ड खंगाले। वो मैं बताऊंगी आपको। जी, जैसा मैंने बोला कि 2001 में एक तो मेरी माँ का देहांत हुआ, दूसरा उन दिनों मैं बहुत भीषण संकट में थी। हमारे पे बहुत गुंडा अटैक हो रहे थे, स्ट्रीट वेंडर्स की जो लड़ाई मैं लड़ रही थी। तो जी, जो एक्सटॉर्शनिस्ट माफिया, पुलिस होते हैं जो उगाही करते हैं, तो बहुत उनसे मर्डरस अटैक्स तक हुए। 3 बार तो मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची। एक तो वो लड़ाई थी, एक मेरी माँ जा चुकी थी, तो मेरे माइंड स्पेस में जगह नहीं थी और वो समझ बॉडी गया, में। दैट आई तो मैंने अंडरस्टैंड। कोई कोशिश नहीं की। और जिस दंगे का मैंने अध्ययन नहीं किया उसको फिर मैं फॉलो अप करूं, मोदी क्या है, मुझे मोदी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, तो इसलिए फॉलो अप भी नहीं किया। अब होता क्या है कि नहीं, नहीं, मैंने जब ये, हाँ, नहीं, मैंने तो इसलिए इस बात को आपके सामने रखा कि जब आपने कहा कि भी इस छवि बनाई गई, एक फेक नैरेटिव खड़ा किया गया कि मोदी जो है वो फासिज्म को फैला रहे हैं और गुजरात के लोग फासिस्ट हो चुके हैं या तो होने जा रहे हैं। तो ये छवि प्रायोजित थी नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा ही, ये तो छवि बाद जो में बताऊंगी मैं पहुंची। उसको कैसे समझ आई, उस वक्त हाँ, क्या समझा, फिर उसके जी, बाद मुझे क्या समझ आई। ये नूरा जी, कुश्ती जो खेली गई, ये जी, बहुत गहरा षड्यंत्र था। वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे मेरा दिमाग, क्योंकि देखिए जब मैं अपने को फैक्टेरियन कहती हूँ तो केवल इसलिए कि जब भी कोई चीज को मैं पकड़ती हूँ कि मुझे इसके बारे में समझना है, शुरू में समझने में लिमिटेशंस रहती हैं। गुजरात को मैं जानती नहीं थी, कभी एक आध बार कभी सूरत एक दिन के लिए गए या बड़ौदा में किसी यूनिवर्सिटी ने एक दिन के लिए बुलाया। जी, आई डिड नॉट नो गुजरात एट ऑल एक्सेप्ट वेरी ब्रीफली। फिर किसान आंदोलन जो चलता था महाराष्ट्र में शेतकरी संगठन का, उसके साथ मैं जुड़ी थी, तो उस समय
किसान आंदोलन जो गुजरात में चल रहा था उसके तहत मैं आई थी, केवल उस लिमिटेड परिप्रेक्ष्य में। जी 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 बिल्कुल। और तब तक ये मोदी जी कहीं नहीं थे, तो इसलिए मुझे नहीं कुछ ज्यादा मालूम था गुजरात की राजनीति का, एक्सेप्ट दैट यहाँ दंगे बहुत होते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे, कभी सूरत में कभी अहमदाबाद में, ये मालूम था इट्स अ वेरी रायट प्रोन, कभी कास्ट के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम। और बाप रे, मैं इसको बंद कर रही हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं। जी तो मैं आपको बता रही थी कि उस वक्त मैंने नहीं फॉलो अप किया, इसलिए मैंने कुछ लिखा भी नहीं। आपने कहीं नहीं देखा होगा मेरी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स मोदी को गाली देते हुए या सपोर्ट करते, कुछ भी नहीं। आई केप्ट क्वाइट। नाउ ना मैंने चुनाव को फॉलो किया, इसको कितने वोट मिले नहीं मिले क्या इसने, बिकॉज हर स्टेट का थोड़े फॉलो करती हूँ मैं, और गुजरात में तब तक कोई ऐसा मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उसको जरूर फॉलो करूं। जी जैसे दिल्ली के पास पंजाब है और उससे थोड़ा करीब रिश्ता रहता है, उसको फिर भी फॉलो। गुजरात थोड़ा दूर है दिल्ली से, तो मैंने नहीं फॉलो किया। अभी होता क्या है कि चले जाते हैं मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसको वीजा नहीं मिलना चाहिए। वीजा इसको अरेस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा ट्राई होना चाहिए। अच्छा, अभी आप सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, विच मीन्स दैट कोर्ट में आपने, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस डाले हुए हैं, वेट कर लीजिए उसकी। वो नहीं करते, बट दे वर बिल्डिंग अ होल नैरेटिव कि ये फासिस्ट जो है और गुजराती सारा हिंदू फासिस्ट हो गया। एक तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि कैसे गुजराती हिंदू भाई हैं, अपने को डिफेंड ही नहीं करते क्या वाकई। और मैंने कई बार ये भाजपाइयों से उन दिनों पूछा, क्या आप वाकई फासिस्ट हो तो ओन अप करो, ओन अप मतलब, और नहीं हो, क्योंकि मैं तो आपको देखती हूँ मिमियाते हुए, मैंने कभी नहीं देखा भाजपाइयों को बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए। फासिस्ट के लिए तो कम से कम पौरुष चाहिए ना, किसी को मारना काटना ये वो, कहाँ इनके पास लाठी भांजने के अलावा, वो भी नौटंकी वाली है क्या इनके पास। दंगे पुलिस साथ हो तो कोई भी कर लेता है, पर वैसे इनकी किसी मुस्लिम मॉब के साथ टकराव करके ये बहुत कुछ कर ले, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ये इमेज नहीं था इनके प्रति। जी अब हुआ क्या कि क्योंकि ये चैलेंज भी नहीं कर रहे थे इस नैरेटिव को कि फासिस्ट नहीं है, तो मैंने सोचा मुझे जाके वाकई पता करना है कि ये इतना राक्षस है। अगर है तो सतर्क होना ही चाहिए भाजपा से और भी, और नहीं है, और नहीं है कि पीछे ये कारण था। मैंने जैसे किताब की इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि इतने दंगे हुए जो मैंने खुद कवर किए, उन प्रांतों का कौन चीफ मिनिस्टर है जिसके पीछे ये पड़े? कभी नहीं। बम्बई में दंगे हुए, किसी को याद भी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कौन था। मेरठ मलियाना में हुए, किसी को याद भी नहीं है कि उस वक्त कौन चीफ मिनिस्टर था जी उत्तर प्रदेश का। हैदराबाद के दंगे हुए, तो इसके पीछे क्यों पड़े? तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक फेक नैरेटिव, जैसे कथुआ कांड के वक्त सेट हुआ, ये वही गेम प्लान किया जा रहा है। और क्योंकि तीसरा वगैरह बेईमान लोग हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, विश्वास है मेरा, तो इसलिए इनके नैरेटिव पे मुझे विश्वास नहीं था। और आप मानिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, तब भी मैंने एक शब्द नहीं बोला कि अब तो बरी हो गया सुप्रीम कोर्ट से, अब तो इसका आप पीछा छोड़ो। मैंने सिर्फ ये तय किया अब जाके मैं खुद एग्जामिन करूंगी। जी एज लक वुड हैव इट हुआ क्या कि इसकी एक स्पीच में इसने शशि थरूर की गर्लफ्रेंड के बारे में, 50 50 करोड़ करोड़ गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ 50 की करोड़, गर्लफ्रेंड। जी उसके ऊपर उसने टिप्पणी की। तो बहुत सी टीवी चैनल्स ने मुझे कहा कि आइए इस पे डिबेट करनी है। मैंने कहा मुझे पूरी स्पीच दीजिए। अच्छा, ये इसलिए नहीं कि मोदी से मेरा कोई रिश्ता था या मैं उसको जी बचाव करना चाहती थी, बट आई फेल्ट आई वांट टू हियर द फुल स्पीच।
किसी के पास फुल स्पीच नहीं है, केवल वो 1-2 सेंटेंस बस। तो मुझे वो भी अटपटा लगा, बिकॉज रियल जर्नलिज्म इज अबाउट गेटिंग द फुल स्पीच, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड देन ट्रैशिंग और अटैकिंग और अपोजिंग समवन। तो मैंने बड़ी मुश्किल से मोदी की वो फुल स्पीच जो हिमाचल में इन्होंने पहाड़ी इलाके में कहीं दी थी, जहां वो बात कर रहे थे, सारी स्पीच जो है वो है कि कैसे ये हर घर में गैस पाइपलाइन महिलाओं के लिए देना चाहते थे, क्योंकि मोदी को पता है महिला के लिए ईंधन लाना कितना कठिन होता है, और ये वो बहुत मार्मिक ढंग से महिलाओं का, वो भी गांव की ईंधन उठाने वाली महिला का इसने दुख दर्द जब बयान किया, और सारी स्पीच उसी संदर्भ में चल रही है, और piped gas supply for every home. I was so impressed. I said, ऐसी बात तो मैंने बहुत कम पॉलिटिशियंस के मुंह से सुनी है, कि महिला की ड्रजरी दूर करने के लिए बिल्कुल। ये करना भी जरूरी है। सो दैट टच्ड मी। अब हुआ क्या कि मैंने फिर अच्छा, टीवी चैनल, आपको कभी ये इनको बोलते हुए, देखते हुए, सुनते हुए नेवर अ, नेवर, नहीं नहीं नहीं, आपको उससे कभी ये नहीं पहले लगा मैंने कि कभी सुना ही नहीं था इसको, मनोज को। नहीं, पर जब पहली बार भी सुना, आई एम क्यूरियस अबाउट इट, तो आपको But ये I'm ये telling नहीं you that speech, that the content of that ये बहुत speech, दम्भ है, ये बहुत हिपोक्रेट है, ये आपको कभी मतलब हिंट मिली मुझे क्या आपको पता सुनते होना था, हुए? मुझे क्या, आप बताइए, आप में से गुजरात के कितने पत्रकार हैं जिन्होंने ढंग से इसका अध्ययन करके कभी पेश किया हो देश के सामने? अब नहीं, तीसरा सिलसिलेवार नहीं जो किया है, गुजरात नहीं की किया है, नहीं है, नहीं, किया है मधु जी, किया है। बताइए एक भी किताब जो हाँ, लिखी हो मोदी के ऊपर। बिल्कुल। हर मेरे साथी जो है दिलीप पटेल, उन्होंने 3 किताबें लिखी है, तो हाँ, कौन 3 सी? किताबें लिखी है। नाम किसने? मुझे, मैं उनको पूछ के आपको हो सके तो एक कॉपी भी किस भिजवाऊँगा, दिलीप भाषा पटेल में? साहब ने लिखी हुई। किस दिलीप भाषा में? गुजराती में लिखी है, गुजराती में लिखी है और मैं उसने। गुजराती तो पढ़ती नहीं हूँ, अब हिंदी पर मधु या जी, अंग्रेजी में होती। वो तो हम हमारी भाषा में ही लिखेंगे, और तो कौन-सी भाषा में नहीं, पर लिखेंगे? आप समझिए ना कि दिल्ली में बैठा व्यक्ति अब गुजराती सीखेगा मोदी को हाँ। समझने के लिए? नहीं, अब ऐसा वो नहीं होने वाला। पब्लिकेशन जो है वो भी तो कोई होना चाहिए, मिलना चाहिए, जो इसको गुजराती में मुश्किल से छपा हो, तो हिंदी में तो कौन छापेगा? आप समझ रही हैं मेरी That's बात not को? the point. You have to see it from my point of view. I have जी, no sources available जी, that can tell me who this man is. Okay? जी, जी, That's the point. जी, The people who are attacking him are heavily compromised, corrupt people. और तीसरा का तो बाद में पता भी चला कि राइट विक्टिम्स के पैसों से वो अय्याशी कर रही थी, 5 जी, स्टार होटल्स में पार्टीज कर रही थी, बढ़िया वाइन्स आ रही थी, फ्रेंच वाइन्स आ रही थी, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो रहा। शी इज हिडियसली करप्ट, वी नो दैट, दो शी कम्स फ्रॉम अ राइट रॉयल फैमिली, पर बहुत करप्ट है, मॉरली करप्ट, एथिकली करप्ट, और आई नो हर। और उसके और भी कारण थे। टीस्टा के साथ जो पुराना मेरा अनुभव था, जब वाजपेयी की इलेक्शन होनी थी, जी, तो इन्होंने वाजपेयी के खिलाफ, फिर भी मैं वाजपेयी की सपोर्टर भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने, टीस्टा ने एक मीटिंग फोर्ड फाउंडेशन के ऑफिस में यूनिफॉर्म में या कहीं बुलाई थी महिलाओं की, और उसमें वाजपेयी के खिलाफ कैंपेन के कुछ बड़े बड़े एड्स इन्होंने साइन तैयार किए थे। जी, उसमें बीजेपी को हिंदू कोड बिल के विरोध में करने की बात कही थी, और उसमें एक बड़ा इश्तिहार, दे अपोज वुमेन्स राइट्स, दे अपोज हिंदू कोड बिल। आई सेड, मूरख टीस्टा, I have actually done a study and even published it in EPW on what a fraud Hindu Code Bill was. Secondly, बीजेपी तो थी ही नहीं, और जनसंघ भी कोई नाम के वास्ते भी नहीं उस वक्त पार्लियामेंट में था। हिंदू कोड बिल का विरोध कांग्रेसियों ने किया, और बड़े अच्छे तरीके से, सही मुद्दों पर। मैंने पार्लियामेंट्री डिबेट सारी पढ़ी हुई थी, पब्लिश की थी, कि कितना धोखा था हिंदू कोड बिल। सो आई सेड, प्लीज, आई विल नॉट साइन दिस, बिकॉज you are building a campaign against Vajpayee, for whom I have no love lost, on the basis of lies. But she included my name in that ad. और ये जेटली साहब ने मुझे नोटिस भी भेज डाला मानुषी के लिए,
कि आप ये करते हो, आप फॉरेन फंडेड हो। मैंने कहा एक तो संस्था है हिंदुस्तान पूरे में जिसने फॉरेन फंडिंग के खिलाफ इतनी मुहिम चलाई है, अब मेरे को क्या आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत क्या हुई? खैर, सो तीसरा के जो अनुभव मेरे साथ रहे ना, बेईमानी के थे। So जी I did not believe the leading face of anti-Modi campaign, Harsh Mandar also, all of them together, and they made huge monies using Gujarat riots. So जो भी dead bodies पर गिद्धों की तरह जाके पॉलिटिक्स करके करोड़ों रुपए अपने ले लेता है, अगर ये निस्वार्थ किया होता ये काम तो मैं शायद इनके साथ जुट जाती रिलीफ में भी, पर इन्होंने वो नहीं किया। मैंने जैसे सिखों के रिलीफ कैंप्स में कितने महीनों काम किया, रिपोर्ट्स लिखी, क्या एक पैसा कोई सवाल ही नहीं किसी से 10 रुपए भी लेने का प्रयास किया हो। जी इन तो करोड़ों रुपए बनाते हैं, तो दे आर कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ड्स ऑफ महेश भट्ट। तो एनीवे, इसलिए मुझे इनका जो खास कर फिर वो देसी स्वाभिमान की बात कि मोदी को वीजा नहीं मिले, इसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, बाद में उसकी पॉलिटिक्स बाद में समझ आई। और एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग बात थी हिंदुस्तान के लिए। आप किसी और चीफ मिनिस्टर को तो नहीं कहा आपने, राजीव गांधी ने 1984 के दंगों के ऊपर प्रिजाइड किया, आपने तो नहीं कहा इसको वीजा नहीं मिलना चाहिए, इसको ट्रायल पब्लिक चौराहे में करके इसको फांसी लगानी चाहिए, जैसी बातें ये करते थे। सो दे enabled us to see him as a victim of leftist vendetta. बाद में मुझे समझ आया ये नूरा कुश्ती है, वो भी समझाऊंगी कैसे समझ आया। तो मैंने तय किया कि मैं इसको अध्ययन करूंगी। तो वो स्पीच जब मैंने पढ़ी तो मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस में छपा होगा, जहां मैंने कहा कि ये 50 करोड़ गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं। हालांकि शशि थरूर ने वो करप्शन तो की ही थी, पर जो असली स्पीच है मोदी की ये है। मैंने ट्रांसक्राइब करके ट्रांसलेट करके उस आर्टिकल में छाप दी, और इससे पहले शायद किसी जर्नलिस्ट ने मोदी को डिफेंड नहीं किया था। तो मुझे इनविटेशन आया, वाइब्रेंट गुजरात में आइए। भरतलाल जो दिल्ली में इनके रेजिडेंट कमिश्नर थे, उन्होंने भेजा न्योता कि हम चाहते हैं वाइब्रेंट गुजरात में आइए। चलिए, हम वाइब्रेंट गुजरात में चले गए। That was 2011 13 नहीं, जनवरी, 11 या 13, हाँ मतलब इसलिए ऐसा। क्योंकि एवरी ऑड ईयर ये होता है, इसलिए तो तो जहां तक मुझे याद है 2013 था, और 2012 से मैं थोड़ा इसको मीडिया में फॉलो अप करने लग गई थी, बिकॉज आई डिसाइडेड मुझे कुछ पता करना है जी। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी थी इसके फेवर में, इसको बरी करते हुए। उसके बाद सद्भावना उपवास किए पूरे सब जिलों में जाके, और ये सब हुआ। जी हाँ, जो भी हुआ। खैर, तो इन्होंने जिस तरह इसको टारगेट किया था, तो मैंने सोचा मैंने जाके पता करना। अब मैं वाइब्रेंट गुजरात में जाती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, 6-7 हजार की कैपेसिटी के ऑडिटोरियम में बहुत से मुसलमान हैं। एंड एज लक वुड हैव इट, वन ऑफ द फ्यू मुसलमान्स आई मेट there who talked very effusively happened to be Zafar Sareshwala, among others. He was not the only one. उससे पहले Zafar Sareshwala had not become a national figure. वो नेशनल टीवी का स्टार तब बनना शुरू हुआ जब मेरी किताब में उसके बहुत चर्चे हुए। अब उसने जो मुझे इंटरव्यूज दी, और घंटों की मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज हैं उसकी। अब वो जो चेहरा पेश कर रहा है, मैं तो दंग हूँ। उसके बाद और कई मुसलमान उसी गैदरिंग में थे, सभी ने बड़े ग्लोरियस चर्चे किए। तो मैंने तय कर लिया कि वाइब्रेंट गुजरात तो मैंने देख लिया, बड़ा इम्प्रेसिव शो है, सारे दुनिया के यहाँ कॉर्पोरेट्स आए हुए हैं, और ये तो डेवलपमेंट और क्या क्या, और he conducts these international and national events with much elan. I've never seen better organized events. Very well choreographed and everything. He's the master of event management. Absolutely. In fact, one of his IAS officers said that कि हमारे आपस का यही जोक रहता है
कि हम रिटायरमेंट के बाद और कुछ हो ना हो इवेंट मैनेजमेंट की बढ़िया कंपनी चला पाएंगे. दैट्स वन ऑफ द सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स. उनको भी बिजी रखता था इसी में, इवेंट मैनेजमेंट, वन आफ्टर अनदर. तो फिर मैंने अपने इनिशिएटिव पे गुजरात जाना शुरू किया, अपनी जेब से टिकट खरीद के, अपनी जेब से होटल या किसी गेस्ट हाउस में रह के. कुछ बार तो मैं किसी गुरुद्वारे में भी रही क्योंकि बजट मेरा लिमिटेड होता था. और जी मैंने गुजरात गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस में भी 1-2 बार, 3-4 बार मैंने बुकिंग ली, सस्ता होता था. तो ऐसा नहीं कि उनके मेहमान के रूप में पे मैं ही करती थी, जो भी जी सस्ती जगह मिल जाती थी अक्सर वहाँ मैं. तो मैं ट्रैवल किया और इनके ब्यूरोक्रेट से भी बात की. और it became later clear that no bureaucrat would have talked to me if Modi had not given a go ahead. Now I decided कि पहले 6 महीने मैं मोदी से नहीं मिलूंगी. उसके पब्लिक इवेंट्स मैंने बड़े अटेंड किए, बैठ के रिकॉर्ड किए दर्जनों. आई नेवर मेट हिम, आई नेवर वेंट टू मीट हिम. ना उसने कोशिश की मुझे मिलने की. पर मैंने मुस्लिम इलाकों का, मुस्लिम विलेजेस का, मुस्लिम बस्तियों का करना शुरू किया अध्ययन. और इंटरव्यूज, मतलब रनिंग इनटू सेवरल, नॉट डजन्स ऑफ आवर्स, couple of 100 hours मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड है. या दैट Just so that nobody can say कि मैंने अपने मनगढ़ंत बातें जोड़ इस दी. पर हमने विस्तार से पहले एपिसोड में बात की है, एंड आई थिंक एवरी व्यूअर हैव सीन दैट. वो हमने पहले एपिसोड में आपका वो जो है उस पर हमने पूरी बात की है. तो थोड़ा उसको स्किप करते हैं, पर उस मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं मधु जी, इफ तो यू डोंट मुद्दे माइंड. में आगे मैं कह रही हूँ कि मेरा जो अध्ययन बताया मुझे कि ये जी इस्लाम परस्त है. इसने जितनी खिदमत की है, डे बाय डे मैंने राइट्स का अध्ययन किया, गुजराती पेपर्स ने कैसे कवर किया था, उसने कैसे हैंडल किया, कितनी जल्दी आर्मी आई, नहीं आई, जॉर्ज फर्नांडिस खुद आ गए, आर्मी डिप्लॉयमेंट की. और ये जो सारा नैरेटिव हुआ दंगों का हैंडलिंग, देन जी 4 months बिफोर ही बिकेम चीफ मिनिस्टर मैं राजकोट गई. और राजकोट के गुजराती पेपर्स भी मैंने खंगाले, जो मैंने एक्सटेंसिवली कोट किए कि इसने राजकोट की इलेक्शन कैसे की थी हैंडल. बड़ा स्पष्ट है फ्रॉम डे 1, सबका साथ सबका विकास. देन व्हाट डज ही डू? चीफ मिनिस्टर स्वेरिंग इन के पहले 5 मूर्तियों के सामने जाके, सारे कांग्रेस के आइकॉन्स हैं, जहां जाके सरदार पटेल, फ्लान ढिमका, 5 गांधी वगैरह वगैरह, वहां जाके नमन करता है. फिर एक वो फटीचर सी फियाट में जाता है. You remember he went in a dilapidated Fiat for his swearings in and he made much of it. और उस पे मैंने पूछा भी था, वो कोट भी मैंने इसे किया. तो 6 महीने तक मैंने इससे कोई बात नहीं की. रिकॉर्ड्स लिए डे बाय डे, आपके गुजरात के अखबारों के एज वेल एज नेशनल पेपर्स के, हाउ दे हैंडल, कितनी गोलियां चली, कितने लोग मरे, कितने अरेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट को क्या डेटा दिया गया, वो खंगाला. और राजकोट की इलेक्शन का मैंने गुजराती पेपर से सारा निकाला डिस्क्रिप्शन. अब वहां क्या आता है, वो जो 4 महीने में, ये ज्यादा गया नहीं क्योंकि ही हिमसेल्फ सेड कि मैं अर्थक्वेक रिलीफ में बिजी था, तो मैं बहुत कम गया. और वहां मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स ने इसका सारा चुनाव लड़ा. बिल्कुल सही बात है, कोटेड देम, जहां स्पीच वो दे रहे हैं, अखबार में प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हैं कांग्रेस को, कहते हुए कि इस आदमी ने 4 महीने में जितनी हमारी खिदमत की, जितनी हमारी बातें सुनी, हमें कंसेशन दिए, तुमने 40 साल में नहीं दिए, हम आपको क्यों वोट करें. मुस्लिम महिलाएं जा रही है इसके लिए कैंपेन करने. अब आप बताइए, एक तरफ से कोई कह रहा है फासिस्ट है, दूसरी तरफ से इसके इलेक्शन में मुस्लिम समुदाय इस पे न्योछावर हुए जा रहा है, इसकी तारीफों के पुल पब्लिकली बांध रहा है. एंड वोटिंग परसेंटेज में भी there was a very large chunk of Muslim vote that went to him. और जो गुजराती अखबार, जिनको मैंने खुद ट्रांसलेट करवाया, वो क्या, अब ये तो होमवर्क तो ठीक किया ना. गुजराती अखबार उस वक्त लिख रहे हैं, मुझे याद आ रहा है,
कोटेड है ये सब, कि कांग्रेस के लिए तो जैसे भूचाल वाली परिस्थिति पैदा हो गई. द ग्राउंड वाज स्लिपिंग अंडर देयर फीट बिकॉज मुस्लिम वोट बैंक गया तो कांग्रेस कहाँ की रहेगी. तो बड़े नर्वस हुए, फिर इसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, बट ही जस्ट केप्ट क्वाइट एंड ही लेट द मुस्लिम कम्युनिटी लीड हिज कैंपेन. अब ये जब गुजरात के कंटेम्प्ररी न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, जिनको मैंने गुजराती से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में खुद ट्रांसलेट किया, तो आप बताइए मैं कैसे ना मानूं कि कुछ तो इसमें इस्लाम परस्ती इतनी स्ट्रांग है कि वो मुरीद बने हुए हैं. और फिर 28 जिस दिन इसकी स्वेरिंग इन होती है, 28 फरवरी थी ना, नहीं 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 नहीं, नहीं वो 2022 वो जो चुनाव जीत गए 25 फरवरी को चुनाव जीते थे राजकोट में, जहां तक मुझे ठीक से तारीख हाँ, याद है. और एंड ऑफ 2002 फेब्रुवरी में, लास्ट डेट ऑफ फेब्रुवरी में इनका स्वेरिंग इन है. उसी दिन ये गोधरा का होता है. और 27 फरवरी 27 फरवरी. दैट्स राइट. जी जी. अभी जाहिर, अब आप बताइए, जो आदमी 4 महीने में अर्थक्वेक रिलीफ कर रहा है, बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट ऑफ कच्छ हो रहा है, मैं भुज भी गई, गजब की वहां पे नई किस्म की ऊर्जा दिखी. और 4 महीने में मुस्लिम्स का दिल कैसे लुभा रहा है, क्या क्या उसके बारे में पता चल रहा है. तो मैं कैसे ना मानती कि ये झूठा नैरेटिव है, ये मुस्लिम विरोधी नहीं, इस्लाम का बहुत खिदमतगार है. और गांधी मार्क 2 है. और खुद भी इसने बताया कि जो गांधी भवन भी बनाया, वो मैंने कहा मोदी जी, बड़ी बाद में जब इंटरव्यू की, ये आपकी बिल्डिंग में ना इसका आर्किटेक्चर बड़ा बेतुका मुझे लगता है, ऐसे टिल्ट किया हुआ, और दूर से देखो तो ये किसी फैक्ट्री का ना वो यार्ड होते हैं ना, स्टोरेज यार्ड, वैसा लगता है. इट डजंट लुक लाइक अ ग्रैंड. अंदर होगा वो हॉल बहुत बड़ा. नहीं मधु जी, बड़े ध्यान से मैंने तो किया, जिस एंगल में गांधी की छड़ी टिल्ट होती थी, उसी एंगल में वो सारे पिलर्स टिल्ट होते हैं. मैं तो दंग हूं कि ये एस्थेटिक क्या हो. Whoever does this, गांधीयन एस्थेटिक अगर देखना आपने, तो अब वर्धा में गांधी कुटिया, वो गांधी ने नहीं, वो मीरा बेन ने डिजाइन की थी. You see the grandeur of simplicity in that Gandhian hut designed by Meera Ben, European. जी. जो गांधी का अपना साबरमती आश्रम है, is nothing beautiful there. So I was obviously befuddled. जैसे खादी को प्रमोट करता था, खादी का यात्रा चल रही है, भाषण पे भाषण कि आप मुझे खादी का कुछ दो, गिफ्ट देना है. तो ये ओवर मच ज़ील के साथ गांधी को प्रमोट कर रहा है. और जिस तरह इसने बताया कि सारे देश से नदियों का पानी आया, मिट्टी लाया मैं इस गांधी भवन को बनाने के लिए पूरे देश से. आप सोचिए ना, ये नैरेटिव, इसमें तथ्य भी तो थे ना, सारे देश को इसने इन्वॉल्व किया ना, वहाँ भूमि लाने के लिए, पानी लाने के लिए. हाँ पूछिए, बोले. मैं तब भी मैं ये पूछता था, आज भी मुझे यही सवाल होता है कि ये सब करने से सिद्ध क्या होता है. आप लाए, चलिए मिट्टी लाए, पानी लाए, गांधीयन है ये तो सिद्ध होता है, गांधीयन है. नहीं, हाउ डज इट प्रूव दैट ये गांधीयन है. नहीं, ऐसे झल्ले सवाल है ये, दैट्स अ झल्ला सवाल. इफ समबडी इज विजुअल ही इज क्रिएटिंग, प्रोटेक्टिंग मुस्लिम्स, क्या होता है जो इस अच्छा रिलीफ कैंप का सारा मैंने अध्ययन किया, क्या क्या इसने किया जी, what all he provided. Then for instance, Teesta Setalwad had insisted कि हमारे एफआईआर दर्ज करने हमारे लोग थाने में नहीं जाएंगे, यहीं आप पुलिस चौकी तैयार रखो. वो मैंने और फिर इसने खुद भी कहा कि टीस्टा सेटलबार्ड ने साइक्लोस्टाइल फॉर्म तैयार किए हुए थे, और उसने कहा हुआ था सबको, विच इज ट्रू, झूठे फर्जी जिसके मर्जी लगाओ केस, और बहुत से इनोसेंट हिंदुओं को फंसाया गया. पर इसने रोकने की बजाय, बाद में मुझे समझ आया ये तो नूरा कुश्ती थी, तो इसने सर्च मान लिया क्योंकि हिंदुओं को इसने टारगेट कर लिया. द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दिस, दैट गांधी की जितनी वोकैबुलरी है,
गांधी के जितने सिंबल्स हैं, और मुस्लिम परस्ती तो मैंने उसका तो प्रूफ पड़ा है। मैं कोटेशन ही कोटेशन बताते जाऊं, आपने क्या क्या मुझे बताया गया, इट्स ऑल देयर, इट्स ऑल देयर. What Muslims had to say about the huge concessions he gave them, all the wonderful things he did for them, he bent all rules for them. और बीच बीच में चुनाव के पास हिंदू वोट को रुझाने के लिए ये उल जलूल वो भी बातें कर देता था. फिर ये भी पता चला जब तो गाड़ियां आता था किसी जमाने में, तो पूरा अहमदाबाद शटडाउन हो जाता था, लाख लाख लोग उसको रिसीव करने जाते थे. इसने टुगाडिया की एंट्री बंद कर दी, आरएसएस के ऑफिस में ताला लगा दिया क्योंकि वो उलझुल बातें करते थे. उसने मतलब कितने बार जो उसमें हरेश भट्ट जो कि बजरंग दल के लीडर थे, हरेश भट्ट बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, अगर आप शायद जानती हो, बड़ी मूछें रखते थे, और बजरंग दल के वो थे, बड़े मतलब नेता थे, लीडर थे. उनका भी इन सब का हाल जो है वो खस्ता कर दिया. कि मैंने ये सवाल हमने हमारे पत्रकारिता के दौरान पत्रकारिता करते करते ये उठाए थे, आपके ध्यान पे रखना चाहता हूँ. आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदू, अगर कोई हिंदू के हित की सोच रहा है तो, और वो है अनडिस्प्यूटेड बहुमत से जो है वो आपका मुख्यमंत्री है, और ना सिर्फ 2002 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 7 में भी बनते हैं, 12 में भी बनते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हिंदू जो कि शायद उस दंगे में कहीं इंस्ट्रूमेंट बन के, भावनाओं में बह के उस दंगों में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया और वो जेल में चले गए. बहुत सारे, मैंने बहुत ग्राउंड स्टोरीज की है मधु जी, गुजरात में रह के. इन 7 पॉकेट्स जो है, उन पॉकेट्स में जाके मैं लोगों को मिला हूँ. जो ये इनकी सब जो भगिनी संस्थाएं हैं, ना सिर्फ मतलब संघ, और संघ के बाद ना बीजेपी, ना विश्व हिंदू परिषद, और ना ही बजरंग दल में से किसी ने भी इन सब लोगों के परिवारों की भी कोई ज्यादा फिक्र नहीं की, ज्यादा कोई चिंता नहीं की ना. ये सब आप आइए कभी, अभी भी जो है एक गांव है, ओड गांव है यहाँ पे, आनंद चरौतर जिले में. ओड जो है इज वन ऑफ द मेन, वो जो 7 बड़े केसेस उनमें से एक वहां का है, जहाँ पे बड़ा एक मारकाट हुई थी. अब वहां पे जो लोग हैं, कभी भी हम लोग जा सकते हैं वहां, और भी जगह पे, उनकी कोई पूछ रखने वाला नहीं था. तो अगर अब ये हिंदू हित रक्षक होकर जो है खुद फ्रॉड है ना, यही तो बाद में आया समझ. अगर वो खबर नहीं पूछेंगे तो फिर किससे उम्मीद रखी जाए, बताइए. आप समझिए मेरी बात, मैंने केवल देखना था क्या इस्लाम से नफरत करता है, मुसलमानों से नफरत करता है, ऐसा दिखा नहीं. मैं जैसे उदाहरण के लिए अखबार में आया कि सलाया गांव फिशरमैन विलेज है, वहां पूरी की पूरी 100% बीजेपी के टिकट पे. अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, कैन आई शेयर वन इन्फॉर्मेशन विद यू? कोई सुन तो लो. अभी सलाया में मुस्लिम गांव है और मेजॉरिटी मुस्लिम की है, और वहां पे पूरे फुल मेजॉरिटी में 100% मुस्लिम जीत के आते हैं. तो मैं विशेष गई वहां पे सलाया समझने के लिए, 2 दिन बिताए मैंने उस गांव में, इंटरव्यूज लिए, उसके ऊपर एक्सटेंसिवली लिखा. इसी किस्म से इनके जो कच्छ में, जो रण ऑफ कच्छ में इनके पुराने परिवार थे जिनके पास ही जाके रहे थे, जिसकी वजह से वो कच्छ फेस्टिवल शुरू हुआ, वहां गई, उन परिवारों से मिली, मुस्लिम परिवारों से जिनके घर ये जाके रहते थे. अब सवाल ये है कि जब ये व्यक्ति फिर कैंप्स में, क्योंकि मैंने बहुत से दंगे कवर पहले किए थे और मैंने देखा था रिलीफ का काम कितना पुअर होता है, एक्सेप्ट व्हेन सिख कम्युनिटी टुक केयर ऑफ इट्स ओन पीपल, तो बहुत रिलीफ, सरकारी रिलीफ बहुत घटिया होता है. इनके रिलीफ कैंप्स की जो स्टोरी सुनी, मुसलमानों से सुनी, आई quoted extensively what I heard from Muslims, how generous he was, कि मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स भी जो कैंप चला रहे थे, जो मांगते थे दे देता था, जो मांगते थे दे देता था. फिर ईसाइयों के जो डांग रीजन में गई, वहां पे क्रिश्चियंस थे, उनसे बात की, कुछ एक ने गजब की कहानियां बताई. ईसाइयों के बारे में भी जो माइनॉरिटी कमीशन के किसी जमाने में चेयरपर्सन थे, एंटनी या कुछ,
केरला के, उन्होंने कैसी इसकी गजब की कहानियां बताई। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि ये स्टोरीज मेरी कुकड अप नहीं है। ये भी नहीं कि एक जफर सरेश वाला की सुन के मैं बस खुश हो समझ गई, गया मैं। मोहित हो गई। उसके बाद जहां मैंने कुछ सुना, फिर मैंने सुना महेश भट्ट के साथ इसने गजब की इश्क यारी निभाई थी, उसको क्या क्या उसके लिए नहीं किया। वो मैं फिर महेश भट्ट के पास पहुंची एंड आई वेंट टू बॉम्बे स्पेशली फॉर दैट। और इसी किस्म से मैं फॉलो अप करती रही। जैसे इसरो का भी किस्सा था, वो मुझे किसी ने बताया कि वो जो आईपीएस ऑफिसर था जिसने इसरो में कहर ढाया था, उसके ऊपर मैंने लंबा लेख लिखा। तो मुझे जब पता चला कि वो आईपीएस ऑफिसर जो कांग्रेस के लिए सारा काम कर रहा था, उसने इसरो में कितना कहर ढाया था, तो मैं केरला गई, विशेषकर नाम्बी नारायणन से मिलने, उसके ऊपर लंबे प्रोग्राम किए। फिर मोदी की जान खाई, इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, आपने इसको तो न्याय दिलवाना है। तो मोदी जाके मेरे कहने पर ही उससे त्रिवेंद्रम में जाके मिले थे, जब चुनाव से पहले वो केरला गए थे। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज that whatever I could do to independently assess what he was like to Muslims, I did not pay attention to Hindus. बाद में जब मुझे समझ आया कि हजारों हिंदुओं को अरेस्ट आनन फानन में 50,000 के करीब हिंदू अरेस्ट हुए, 250-260 के करीब हिंदू पुलिस की गोलियों में मारे गए, किसी ने उनका नहीं पूछा, कोई खोज खबर नहीं ली, कोई रिलीफ नहीं मिला, मुस्लिम्स को रिहैबिलिटेशन की पूरी मदद मिली। ये सब मुसलमान कह रहे थे, मैं नहीं कह रही थी। और इसलिए मेरी किताब में मैंने सिर्फ ये सिद्ध किया कि तो बिल्कुल झूठा नैरेटिव चला रहे हैं और हिंदुओं को बदनाम करने का और गुजराती हिंदुओं को फासिस्ट करार करने का। और मुझे इस लिहाज से गुजराती हिंदुओं पर थोड़ा गुस्सा भी था कि सारे हम हिंदू इतने कायर हैं कि अपने नाम की सफाई भी नहीं देते। सारी दुनिया में आपके मुंह पे लोग थूक रहे हैं कि आप फासिस्ट हो गए, और आपको अभी कॉकरोच मारना तो ठीक से आया नहीं, फासिस्ट कहाँ से हो गए। बल्कि उन दिनों मैं कहती काश यार हिंदुओं को फासिस्ट बनना आ जाता, बहादुरी तो दिखा देते, मार भी खाते और फासिस्ट भी कहलाते हैं। तो ये कहानी थी जो मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया में कवर की गई, चैप्टर बाय चैप्टर, अलग अलग रीजन्स का स्टडी करके। और मेरे पास इतना मटेरियल था कि मैंने सोचा था कि मैं 2 और वॉल्यूम्स लिखूंगी, बहुत मसाला इकट्ठा किया। पर जब इससे मोह भंग मई 2014 से शुरू हो गया तो मेरा मन नहीं किया। इसकी हिंदी वर्जन भी लानी थी, मुझे किसने ट्रांसलेट करके दे भी दी, पर मेरा मन नहीं किया। मैंने कहा भाड़ में जाइए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब मैं आपको दिखाती हूँ किताब के साथ क्या वो जर्नी।